मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज पूंजीवाद के उदय व विनाश के सिद्धांत मार्क्स के पूंजीवाद के उदय व विनाश के सिद्धांत की चर्चा करूंगी। हमने मार्क्स के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत हम मूल्य का श्रम सिद्धांत की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पूंजीवाद के उदय व विनाश के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन होते हैं और समाज विकसित होता है। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी तक पूंजीवाद वर्तमान अर्थ में नहीं था, अर्थात पूंजी उत्पादन का साधन था, शोषण का साधन नहीं था। इसके पश्चात समाज में परिवर्तन हुए, यातायात के साधन तथा समुद्री व्यापार का प्रारंभ हुआ, नवीन राज्य बने, बैंक इत्यादि का प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी कुछ लोगों के हाथों में आ गई। यह पूंजी के नवीन स्वरूप का प्रारंभ था। परंतु इस युग में मजदूर या किसान केवल खेती करता था, वह अपना स्वयं का धंधा करता था, यानी कि मजदूरी प्रथा नहीं थी। पूंजी का संचय होने के लिए आवश्यक था कि अतिरिक्त मूल्य अर्जित की जाए और श्रमिकों का शोषण हो, क्योंकि श्रमिकों का शोषण करके ही अतिरिक्त मूल्य या लाभ प्राप्त किया जा सकता था। और इसके औद्योगिक क्रांति में यही हुआ कि पूंजी कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई और वर्ग संघर्ष स्थापित हुआ, वर्ग संघर्ष शुरू हुआ और अंत में जाकर इन दोनों के भी संघर्ष, पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में वर्ग संघर्ष हुआ और एक नई प्रथा का प्रारंभ हुआ जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया। तो मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताने की प्रयास किया है कि धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गया था, यानी इस कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजीपति जो कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने अति उत्पादन करने की कोशिश करी और वो अति उत्पादन करने के बाद जो अधिक से अधिक जो लाभ प्राप्त करना चाहते थे, उस लाभ को किस प्रकार किया, उन्होंने श्रमिकों का शोषण किया। उनको दिया जाना चाहिए था, उनको बदले में जो दिया वो नहीं दिया गया और वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उन्होंने उनका शोषण किया। दूसरा, जब पूंजीवादी संगठन बन गए तो गरीब और गरीब होने लगे और धनी होने लगे। जो है इसके परिणाम स्वरूप जो गांव की जो जनसंख्या थी वो शहरों की तरफ आने लगी, खेती वगैरह समाप्त हो गई और औद्योगिक नगरों के आने और जिसका औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ। जब गांवों से जब जनसंख्या शहरों की तरफ आने लगी तो मतलब देश में बेकारी फैलती गई, निर्धनता, शोषण इत्यादि होने लगा और समाज में या अर्थव्यवस्था में एक असंतोष फैलने लग गया। और जब ये जब असंतोष फैलने लग गया तो वो एक वर्ग संघर्ष के रूप में उभर के आया और एक क्रांतिकारी वर्ग के रूप में एक जो श्रमिक वर्ग था या जो मजदूर वर्ग था, वो एक क्रांतिकारी वर्ग के रूप में उभर कर आया। उद्योगपति जो थे स्वयं जो बड़े उद्योगपति थे वो छोटे उद्योगपतियों को समाप्त कर देते थे। इस प्रकार पूंजी का केंद्रीकरण होने लगा और साथ साथ एकाधिकार जो कि प्रवृत्ति का विकास होने लग गया, यानी कि उद्योग कुछ लोगों के हाथों में ही रह गया। मतलब जो मझोले या मध्यम वर्ग के जो उद्योग थे उनका समाप्त हो गए और कुछ लोगों के हाथों में ही सत्ता का या आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया और वो अपने मनमाने ढंग से अपना जो है उत्पादन करने लगे, उसका संचालन करने लगे और इस प्रकार से वर्ग संघर्ष बढ़ता गया। एक तरफ जब वर्ग संघर्ष तो एक तरफ तो था कि कुछ लोगों के हाथ में पूंजी आ गई, अपने हिसाब से उत्पादन करने लगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वे अति उत्पादन करने की उन्होंने प्रवृत्ति अपनाई।
परंतु जब एक तरफ जब दूसरी तरफ जो था कि जो श्रमिक वर्ग था जहाँ पे असंतोष फैल रहा था, जहाँ उन्हें पर्याप्त मजदूरी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण से तो वो उस वस्तुओं की डिमांड नहीं कर पा रहे थे। तो एक मतलब मांग और पूर्ति के बीच में एक डिफरेंस आ गया, और जिससे कि मतलब ये कि उत्पादन तो बढ़ गया पर उपभोग की जो मात्रा थी वो घट गई। इससे इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पूंजीपतियों की भी लाभ की दर घटती गई। तो मतलब ये था कि जहाँ मतलब वक्त संघर्ष उत्पन्न हुआ और पूंजीपतियों द्वारा आर्थिक सत्ता का केंद्रीय कर किया, तो उससे मतलब एक ये क्या था कि जहाँ पर बेकारी अर्थव्यवस्था में बेकारी फैलने लगी, असंतोष फैलने लग गया, और पूंजीपतियों की लाभ की जो दर भी जो घट गई, क्योंकि जब जहाँ बेकारी होगी, मांग कम होगी, तो उनका उत्पादन अनबिका रह जाएगा, तो उनकी लाभ की दर में भी कमी आ गई, जिसके परिणामस्वरूप हुआ कि पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी होने से निर्माण कार्य के सभी लाभ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गए, और उसी के साथ साथ जनसाधारण के कष्ट, पीड़ाएं, दास्ता, अपमान तथा शोषण भी बढ़ गए। परंतु इसके साथ साथ मजदूरों का विद्रोह भी बढ़ता गया, और उनकी संख्या अनुशासन या संगठन में निरंतर वृद्धि होती गई, और जिसके परिणामस्वरूप पूंजीवादी उत्पादन की पद्धति के प्रभाव से स्वयं होता है, और अंत में ये हुआ कि पूंजीवादियों के हाथों से सत्ता निकलकर सबहरा के हाथों में चली गई, और एक संपूर्ण उत्पादन या संपत्ति पर राज्य का आधिपत्य हो गया। तो मतलब ये था कि इसके परिणाम स्वरूप क्या था, जो पूंजीपतियों का जो किस प्रकार से उदय हुआ और उनका विनाश कैसे हुआ, इसके बारे में उन्होंने इस सिद्धांत में बताने की चर्चा की है कि अधिक लाभ प्राप्त करने से उन्होंने आर्थिक सत्ता का केंद्र किया और श्रमिक वर्ग का शोषण किया, और श्रमिक वर्ग का जब शोषण किया तो उनमें जो विद्रोह की भावना आ गई, और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, और अंत में एक समाजवाद साम्राज्य की स्थापना हुई पूंजी पर। जब बात हम कर रहे हैं, जो मार्क्स की हम ये बात कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा है कि अंत में एक समाजवाद स्थापना होती है या मिजोले जो उद्योग होते हैं उनका समाप्त हो जाता है, पर ऐसा अगर हम अपने आधुनिक संदर्भ में देखें या अर्थव्यवस्था में देखें तो ऐसा नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्त संघर्ष केवल आर्थिक उद्देश्य के लिए जाता है, बल्कि हमने देखा कि आज जो हम देखते हैं, जो संघर्ष हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, वो केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं हो रहे हैं, वो कई कारण से हो रहे हैं। जो संघर्ष निजी हित के कारण भी हो सकता है, धर्म, जाति, देश आदि के आधार पर भी हो सकता है, तो केवल आर्थिक आधार पर ही वह संघर्ष नहीं होता है। दूसरी बात जो मार्क्स ने अपने सिद्धांत में कही कि पूंजीवाद व्यवस्था ये जिसमें था के बाद एक समाजवाद, जो क्रांति होने के बाद एक समाजवाद अर्थव्यवस्था की स्थापना होती है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने अगर इंग्लैंड, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी आदि देशों में देखें कि भारी औद्योगिक विकास के बाद वहाँ पे समाजवाद देश की स्थापना नहीं हुई, वहाँ पे अभी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है। इसके बाद अगर हम कहें कि जो मार्क्स ने ये कहा था कि एक मध्यम वर्ग के उद्योगों का जो समाप्ति हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि कि व्यक्तिगत मतलब मध्यम वर्ग समाप्त होना कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि अमेरिका जैसे देश में मध्यम वर्ग अत्यधिक विकसित हुआ है। तो ये भी जो मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद एक समाजवाद की स्थापना होती है या मध्यम वर्ग का जो अंत होता है, वो भी उपयुक्त नहीं माना गया। तो इस प्रकार से अगर हम ओवरऑल बात हम करें, जो मार्क्स के सिद्धांत की हम ओवरऑल बात करें, तो जो इन्होंने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवाद की स्थापना होती है, या वह संघर्ष केवल आर्थिक आधार पर होते हैं, या आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है और मध्यम उद्योगों का समाप्त होती है, ये कहना उचित नहीं होगा। धन्यवाद।